हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज क्रिएटिविटी से स्टार्ट करेंगे। क्रिएटिविटी की जब बात करते हैं तो जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको याद आते हैं क्रिएटिविटी से, तो हमें इसमें किस तरह के लोग याद आते हैं? जो साइंटिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जैसे आइंस्टाइन हो गए, या लियोनार्डो दा विंची हो गए, या थॉमस एडिसन हो गए, सिगमंड फ्रॉइड हो गए। ये सारे लोग थे। इनके अंदर कॉमन क्या था कि इन सब लोगों ने इन्वेंशंस करी थी, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो। इन सब ने कोई नई चीज़ इन्वेंशन करी है, नई चीज़ों की। तो क्रिएटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? क्रिएटिविटी को डिफाइन किया है इन्होंने एज एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क दैट इज बोथ नॉवल एंड एप्रोप्रिएट। नॉवल का मतलब नया हो, ओरिजिनल हो, अनएक्सपेक्टेड। एप्रोप्रिएट मतलब जो उस टाइम पे यूजफुल लगना चाहिए, जो आपके काम आना चाहिए, जो आपके नीड्स को पूरा करे। So, by creative people perceive the world in unique ways and organize events in unusual manner. जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो वर्ल्ड को यूनिक तरीके से देखते हैं और अनयूजुअल मैनर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें नई नॉलेज मिलती है, नई इन्वेंशंस होती है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इम्प्रूव होती है। और कितनी सारी चीज़ें हैं जो क्रिएट हुई हैं, धीरे धीरे इन्वेंट हुई है, जो आज के टाइम पे हम सब यूज़ करते हैं अपने घरों में, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इम्प्रूव हुई है। तो क्या क्रिएटिविटी को मेजर किया जा सकता है? कोई ऐसा तरीका है जिससे हम क्रिएटिविटी को मेजर कर सकते हैं? जैसे फॉर इंस्टेंस आस्किंग इंडिविजुअल्स टू कम अप विद एज मैनी एज यूजेस फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। कि जैसे मान लो हम किसी को बोलें कि उसके सामने कोई चीज़ रखे कि इसको हम कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, तो क्या इस तरह का कोई ऑप्शन हो सकता है जिससे हम क्रिएटिविटी को मेजर कर पाएँ? According to Torrance, creative thinking is a process of sensing gaps, of disturbing missing elements, forming ideas or hypotheses concerning them, testing the hypothesis and communicating the results. मतलब कि अगर हमें क्रिएटिविटी के बारे में सोचना है, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, तो वो किस तरह का प्रोसेस है? सेंसिंग गैप्स ऑफ डिस्टर्बिंग, मतलब कि ये यहाँ पे सेंसिंग डिस्टर्बिंग लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गलत है। इधर आएगा सेंसिंग डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स एंड गैप्स इन इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो डिफ़िकल्टीज हैं उनको सेंस करना, सेंसिंग डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स को सेंस करना, मिसिंग एलिमेंट्स को सेंस करना, जो गैप्स हैं। उसके बाद फॉर्मिंग आइडियाज़, उसके बेस पे आइडियाज़ सोचना कि हम उन गैप्स को कैसे फिल कर सकते हैं। फिर हाइपोथेसिस बनाना, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, रिजल्ट को कम्युनिकेट करना और किसी तरीके से मॉडिफाई करना और रीटेस्ट करना हाइपोथेसिस को। मतलब कि टॉरेंस ये कह रहे हैं कि थिंकिंग क्रिएटिवली में हमें ये देखना होता है कि कैसे डिफ़िकल्टीज और गैप्स को फुलफिल किया जाए, गैप्स को फिल किया जाए जो भी गैप है, और कैसे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए जाएं इन डेफिशिएंसीज को लेके, और बाद में उनको कम्युनिकेट किया जाए रिजल्ट को। ये सारे प्रोसेसेस को बोलते हैं क्रिएटिव प्रोसेस। फिर आ जाते हैं कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज ऑफ क्रिएटिविटी पे, कि क्रिएटिविटी कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब कैसे लोग क्रिएटिव होते हैं। Cognitive psychologists have tended to focus on the basic process that underlie creative thought. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्रिएटिव थॉट में कुछ बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी में हम जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हमने लर्न करी है उसे रिट्रीव करते हैं, एसोसिएट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस तरीके से हम क्रिएटिविटी अपनी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बोलते हैं कि क्रिएटिविटी हमारे डेली एवरीडे लाइफ का पार्ट है, जैसे कि हम लोग कुछ नया बोलते हैं, कुछ नया समझ जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ नया शो करते हैं बना के, तो वो क्रिएटिविटी होती है। तो ये एवरीडे क्रिएटिविटी को इन्होंने नाम दिया है मंडेन क्रिएटिविटी। और एक होती है एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी, जिसमें हम कुछ नया, कुछ बिल्कुल ही ड्रामेटिकली न्यू आइडिया जो है वो बना देते हैं। जैसे कोई इंटीग्रेटेड सर्किट का आइडिया किसी ने किया होगा, या कोई न्यू थ्योरी हो गई जो ड्रामेटिकली न्यू हो, उसको इन्होंने नाम दिया है एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी का।
तो इन दोनों क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है? परकिंस कहते हैं कि दोनों में डिफरेंस आता है कि जो एवरीडे क्रिएटिविटी है ना, वो उस पर डिपेंड करती है कि हम रोज अपने किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रोज की डेली लाइफ में, जो हमारे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। और जो दूसरी एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी है, उसको ये बोलते हैं कि वो क्लॉन्डाइक स्पेसिस की तरह है। इन एरियाज वेयर लाइक माइनर्स ऑफ लॉन्ग अगो हु सर्च गोल्ड इन क्लॉन्डाइक, मतलब एक जगह है क्लॉन्डाइक जहाँ पे कुछ साल मतलब काफी सालों पहले कुछ गोल्ड कोल माइनर्स ने गोल्ड की सर्च करी थी। मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि कहाँ से शुरुआत करनी है ढूंढने की। तो जब हमें ये नहीं पता होता है कि सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढना है, शुरुआत कैसे होगी, तब अगर हम कोई सॉल्यूशन निकाल लें तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी। कॉग्निटिव अप्रोच टू क्रिएटिविटी हैज बीन डोमिनेंट इन साइकोलॉजी, मतलब ज़्यादातर यही माना जाता है कि कॉग्निटिव अप्रोच है। कॉग्निटिव अप्रोच मतलब जिसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि क्रिएटिविटी हमारे पर्सनालिटी ट्रेट पे भी डिपेंड करती है। तो जैसे कई लोगों की पर्सनालिटी होती है कि वो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, वो कुछ नया सोचते हैं हमेशा, उस पर भी डिपेंड करता है। और कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि मोटिवेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितने मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिकली कितने अंदर से कितने मोटिवेटेड है कुछ नया करने के लिए। अगर रिवॉर्ड ना भी मिले, एक्सटर्नल रिवॉर्ड ना भी हो तो भी। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि क्रिएटिविटी कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में इन्होंने बात करी है कि डिपेंड करता है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये बोल रहे हैं कि द एनवायरनमेंट हैज़ टू सेलिएंट एस्पेक्ट। एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कल्चर, दूसरा सिंबॉलिक एस्पेक्ट होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया है डोमेन। तो डोमेन हो गया जिसमें हमारा कल्चर और सिंबॉलिक एस्पेक्ट आ जाता है, और डोमेन के अलावा एक सोशल एस्पेक्ट भी आ जाता है। तो क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है जिसको हम देखते हैं जब इंटरसेक्शन होता है उन चीज़ों का, इंडिविजुअल का, डोमेन का और फील्ड का। इंडिविजुअल कौन है? वो पर्सन जो क्रिएटिव है। डोमेन कौन है? उसका कल्चर। और फील्ड हो गए उसके आसपास रहने वाले लोग। ये डायग्राम है, यहाँ पे देखो। डोमेन यानी कि उस पर्सन की नॉलेज, वैल्यूज, टूल्स, कल्चर, ये सब कुछ हो गया। पर्सन वो इंडिविजुअल हो गया जो क्रिएटिविटी शो करेगा। और फील्ड हो गया उस क्रिएटिविटी को एक्नॉलेज करने वाले लोग, उसको अप्रूव करने वाले लोग। अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो क्रिएटिविटी नहीं मानी जाएगी। तो जो पर्सन होगा जिसका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि वो बहुत क्रिएटिव है, उसके अंदर टैलेंट है, उसको एक्सपीरियंस है, वो क्या करेगा? वो इनोवेशन प्रोड्यूस करेगा, नई चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, क्रिएटिव चीज़ें। सोशल सिस्टम के लिए प्रोड्यूस करेगा। सोशल सिस्टम में लोग होंगे जो उसकी इनोवेशन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसको अप्रूव भी करेंगे। अगर अप्रूव मतलब वो ये बोलेंगे कि ये जो चीज़ें इसने बनाई हैं वो हमारे काम की हैं और बहुत क्रिएटिव हैं। वो उसको इवेलुएट करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का मतलब है वो उसको डोमेन के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, अपने कल्चर के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, जिस कल्चर से वो पर्सन आया है। तो ये एक तरीके का साइकिल हो गया कि जिस कल्चर से वो क्रिएटिव पर्सन आया है उसी कल्चर में उसकी क्रिएटिविटी एक्सेप्ट होगी और वो उसी कल्चर में वापस उसको देगा। तो दिस इज द सिस्टम अप्रोच ऑफ क्रिएटिविटी, कि ऐसे सिस्टम क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करता है और तभी वो पर्सन अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाता है। ऐसे तो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें होंगी जो एक्सेप्ट नहीं हुई होंगी, तो जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती वो इस क्रिएटिव डोमेन के अंदर नहीं आती हैं। तो यहीं पे इन्होंने ये समझाया हुआ है कि क्रिएटिविटी टू अकर अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस मस्ट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द डोमेन टू द इंडिविजुअल। तो वो जो इंडिविजुअल है वो अपने डोमेन से, अपने कल्चर से कुछ चीज़ें सीखता है, जैसे एजुकेशन, कल्चर, ये सारी चीज़ें सीखता है। क्रिएटिविटी कब होती है? व्हेन अ पर्सन मेक्स अ चेंज इन द डोमेन। फिर वो पर्सन उस डोमेन में चेंजेस लेके आता है और उसको कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं। चेंजेस आर अडॉप्टेड बाय नॉट अडॉप्टेड अनलेस दे आर सैंक्शन बाय सम ग्रुप। तो कुछ लोग होंगे जो उस चेंजेस को सैंक्शन करेंगे तभी वो अडॉप्ट किए जाएंगे। उन लोगों को हम गेट कीपर्स बोलते हैं। तो फील्ड में ये सारे लोग आ जाते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, क्रिटिक्स हो गए, जर्नल एडिटर्स हो गए, म्यूजियम क्यूरेटर्स हो गए, एजेंसी डायरेक्टर हो गए। ये लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं।
तो फिर हम उस चीज़ को क्रिएटिव बोलते हैं। इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस भी बताई हैं क्रिएटिविटी की। पहली प्रिपरेशन स्टेज है, जब हम प्रॉब्लम के अंदर एकदम घुस जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फिर इंक्यूबेशन स्टेज होती है, जब हम मतलब लगातार हमारे माइंड में वो चीज़ चल रही होती है कि हमने कोई सॉल्यूशन ढूंढना है उसका, और हम वो सोचते रहते हैं अंदर ही अंदर अपने माइंड में। फिर इनसाइट स्टेज आती है, जब सडनली एक आहा मूवमेंट आती है, मतलब कि हमें सडनली एक सॉल्यूशन समझ में आने लगता है। इवैल्यूएशन स्टेज आती है, जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं अपने सॉल्यूशन को, एंड फाइनली हम उसको फाइनल कर देते हैं, जिसको बोलते हैं इलैबोरेशन स्टेज। तो ये स्टेजेस हैं क्रिएटिविटी की। और क्रिएटिव होने के लिए उस क्रिएटिव चीज़ को कल्चर में एक्सेप्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी क्रिएटिविटी को आपके कल्चर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगी। अब ये इंडिजिनस अप्रोच की बात कर रहे हैं इंडिया की, जहाँ पे क्रिएटिविटी स्पीक्स ऑफ इंडियन थॉट सिस्टम एंड इंडियन इंट्यूटिव क्रिएटिविटीज विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन कल्चरल वेरिएशन। तो कल्चरल वेरिएशन है इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग कल्चर्स हैं। Creativity by its very nature requires sensitivity and independence. And in Indian tradition, sensitivity is a feminine virtue, while independence is a masculine virtue. अब creativity इंडिया में क्या है? इंडिया में अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी के अंदर हमें सेंसिटिविटी और इंडिपेंडेंस दोनों चाहिए। सेंसिटिविटी क्यों? ताकि हम लोगों की नीड्स के टुवर्ड सेंसिटिव हो। और इंडिपेंडेंस क्यों? ताकि हम कुछ नया करें, हमें इंडिपेंडेंस दी जाए कुछ नया करने की। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में सेंसिटिविटी एक फेमिनिन वर्च्यू हो जाता है और इंडिपेंडेंस मैस्कुलिन हो जाता है। Some studies suggest that no gender difference in creativity, while others show that boys are more creative than girls. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ स्टडीज़ को कह रही हैं कि जेंडर डिफरेंस नहीं है, और कुछ कह रहे हैं कि बॉयज़ ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं गर्ल्स की, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंस ज़्यादा होती है। While all these approaches have certainly added to our understanding of creativity, a view known as confluence approach has gained considerable acceptance. तो यहाँ पे एक confluence approach बताया हुआ है, जिसमें 6 रिसोर्सेज के बारे में बात करी है। तो किसी को भी क्रिएटिव होने के लिए उसके पास ये 6 रिसोर्सेज होने चाहिए। एक होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एक एबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, सोचने की, दूसरों को कन्विंस करने की, ये सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में आ जाती है। नॉलेज होनी चाहिए कोई नया क्रिएट करने की। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है सजेस्टिंग दैट फॉर क्रिएटिविटी टू अकर मल्टीपल कंपोनेंट्स मस्ट कन्वर्ज। तो जो नॉलेज है आपके पास, जो आपका एक्सपीरियंस है, उन चीज़ों को कन्वर्ज करके कुछ क्रिएट करना, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। सर्टेन स्टाइल ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर, मतलब एक बिग पिक्चर देखने का, नए तरीके से सोचने का की एबिलिटी होनी चाहिए। पर्सनल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, मतलब विलिंगनेस होनी चाहिए रिस्क लेने की। जो लोग रिस्क नहीं ले सकते वो क्रिएटिव नहीं हो सकते। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, टास्क फोकस, अपने काम पे फोकस रखने की। और एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जो कि सपोर्टिव हो क्रिएटिव आइडियाज़ को लेकर, तभी क्रिएटिविटी हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, नॉलेज, सर्टेन स्टाइल ऑफ थिंकिंग, पर्सनालिटी ट्रेट्स, मोटिवेशन, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, तो ही क्रिएटिविटी हो सकती है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कोई चीज़ क्रिएट कर पाओ। एक स्टडी करी है यहाँ पे लुबार्ट एंड स्टर्नबर्ग ने, जहाँ पे 48 अडल्ट थे जिनकी एज 18 से लेके 65 ईयर्स की है। उनको बोला गया कि उनकी जो क्रिएटिविटी चेक करी जाएगी राइटिंग के डोमेन में, आर्ट के डोमेन में, एडवर्टाइजिंग के डोमेन में और साइंस के डोमेन में। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि उनको आर्ट के डोमेन में बोला गया कि उन्हें ड्राइंग्स बनानी है जिसमें वो होप या रेज दिखा सकें, या फिर उनको अर्थ को दिखाना है इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे उनको बोला गया कि आपको टेलीविज़न ऐड करनी है बोट टाइज के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग डोमेन में उनकी क्रिएटिविटी चेक करी गई। रिजल्ट में क्या देखा उन्होंने? पहली चीज़ ये देखी कि जो रेटिंग दी थी लोगों ने उनकी क्रिएटिविटी की, जो भी उन्होंने क्रिएट किया था उनकी रेटिंग हुई थी बाद में, तो रेटिंग कॉमन थी काफ़ी लोगों की, जिससे ये पता चला था कि क्रिएटिविटी को साइंटिफिकली भी स्टडी किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने ये देखा कि क्रिएटिविटी एक डोमेन में ज़्यादा बेटर होती है रेदर देन सब डोमेन में। मतलब कि अगर कोई आर्ट में अच्छा है तो वो साइंस में नहीं होगा, साइंस में अच्छा है तो वो एडवर्टीजमेंट में नहीं होगा। तो क्रिएटिविटी जो है ना,
वो एक डोमेन में बहुत अच्छी होती है और बाकियों में मॉडरेट होती है। थर्ड, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, थिंकिंग स्टाइल, पर्सनैलिटी वर ऑल सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू, मतलब जिनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, थिंकिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी ऐसी थी जो क्रिएटिवली काम कर पा रहे थे, ये उनकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर रहा था। तो ये सारी फाइंडिंग्स मिली थी उस स्टडी से। फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, हम कैसे क्रिएटिविटी को प्रमोट कर सकते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू, ताकि हम अलग अलग आइडियाज सोच पाए। डाइवर्जेंट का मतलब अलग अलग एरियाज में सोच पाना, दैट इज डाइवर्जेंट। तो हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी चाहिए। प्लस हमें कुछ अप्रोचेज होती हैं जो डेवलप करनी होती हैं, जैसे पर्पस एंड इंटेंशन, कोई पर्पस होना चाहिए और कोई इंटेंशन होनी चाहिए क्रिएटिव कुछ क्रिएट करने की। बेसिक स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एक्सप्लोर करने की, मोटिवेशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विलिंग टू टेक रिस्क, मास्टरी पे फोकस करना है, सेल्फ कंपटीशन पे फोकस करना है, प्रमोटिंग सपोर्टेबल बिलीफ, क्रिएटिविटी की सपोर्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी हो हमारे पास, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हो, स्ट्रैटेजीज हो क्रिएटिव परफॉर्मेंस के लिए, और बैलेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग इज मच मोर देन यूजिंग आवर फैंटेसीज टू प्रोड्यूस इनोवेटिव आइडियाज। क्रिएटिव थिंकिंग हमारा लाइफस्टाइल भी हो सकता है, हमारा पर्सनालिटी ट्रेट भी हो सकता है, एक तरीका हो सकता है लुकिंग एट द वर्ल्ड, वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, दूसरों से इंटरेक्ट करने का तरीका हो सकता है, लिविंग एंड ग्रोइंग का तरीका हो सकता है। तो क्रिएटिविटी हमारे किसी भी चीज़ में हो सकती है, हमारे टैलेंट में, हमारे पोटेंशियल में, हमारे एटीट्यूड में, किसी भी चीज़ में। हम एवरीडे प्रॉब्लम्स को जब इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करते हैं तो वो भी क्रिएटिविटी होती है। 4 की एबिलिटीज इन्वॉल्व इन क्रिएटिविटी आर फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन। तो फ्लुएंसी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ओरिजिनलिटी और इलैबोरेशन हो तो उसे क्रिएटिविटी बोला जाता है। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पर्सनालिटी। तो नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर शुरू होगा पर्सनालिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।